ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा थोड़ा सा रह गया था, जहां तक हुआ था एक नजर देख लें, आगे चलते हैं। ये लोकेशन कंप्लीट कर ली, तो ये वाली फिगर्स मुझे लिखवा दें उतनी देर, बाकी बच्चे को रिवाइज करें पर एक एक करके बता। अब 1 मिनट लगा के जरा फिगर्स रिवाइज करो। मैं मीनवाइल जरा आपकी लोकेशन जो की हुई वो लिखूंगा। 9,25,000, 5,25,000 एज इट इज आ जाएगा। इसका सम बन जाएगा 15 लाख। सॉरी 9,75,000 एंड 5,25,000 की बेस पे टोटल बन जाएगा 15 लाख, और एलोकेशन हो जाएगी 975 डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 12 लाख, 780,000 एंड 4,20,000। ये यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं करनी, रिवाइज किया करें यार, छोटी छोटी चीजें रूल रिवाइज किया करें। हाँ एक मिनट, ये जो 780,000 आ गया, इसका जरा कोई नाम बता के लिखना। अब ये जो वर्ड्स बोल रहे हैं आपको क्लियर है, ये बोल क्या रहे हैं हम? ये चाहते हैं वर्ड्स बता दें क्या लिखे हैं। क्वेश्चन साइलेंट है। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड, पूरे वर्ड्स लिखने की जरूरत है। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड टू अल्फा। And obviously next figure is for 20,000 is share of joint cost related to beta. हम कर क्या रहे थे कैंडिडेट बता दो, ये लोकेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी? हम प्रॉफिट निकाल रहे थे, प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाह रहे थे, और हमें फिर जरूरत पड़ी थी कि हमें इन प्रोडक्ट्स को बनाने की कॉस्ट पता चले। तो जब हमने अपनी डायग्राम देखी, जरा डाटा देखा, तो पता ही चला कि अल्फा को बनाने में जॉइंट कॉस्ट भी आई है और फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है, और बीटा को बनाने में सिर्फ जॉइंट कॉस्ट ही लगी है, उसके बाद उसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, अब मैंने ये जो वर्ड्स आखिरी बोले हैं, इनका मकसद ये है कि आप जरा बोर्ड पे देखें और ये चीजें कुछ अब सीक्वेंस को खुद से फाइनल करें। मैंने अब क्या लिखना है, मैंने अल्फा और बीटा का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखा है, तो ढूंढने जरा अल्फा की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं उतना प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए अभी आपने जो लिखा है शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, को मैंने दोबारा एम्फसाइज इसीलिए किया है, एक दफा अपनी डायग्राम देखें। क्या अल्फा को बनाने में बस 780,000 का खर्चा हुआ? और ठीक है, इनिशियली तो इतना हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उसको फर्दर प्रोसेस भी तो किया। तो क्या हम सप्लाइड ऑफ पॉइंट पे बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे, मतलब अल्फा को नहीं बेच रहे, हम अल्फा को बेचने से पहले फर्दर प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो क्या बेचने तक टोटल खर्चा जॉइंट कॉस्ट का शेयर भी है और प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है? ये एलोकेशन करते हुए जो हमने टेबल देखा, ये चीज हमें को नहीं पता, ये मिक्स हो जाएगी, ये होनी नहीं चाहिए। ये टेबल बनाते हुए मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस क्यों की? ये सिर्फ एलोकेशन करने के लिए हमने एक स्प्लिट अप पॉइंट की सेल वैल्यू फाइंड आउट की। ये अमाउंट फॉर 12 लाख रुपीस को एलोकेट करने के लिए, प्रोपोर्शन बनाने के लिए वर्किंग हुई है। इस वर्किंग ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि 780,000 और 420,000 फिगर मिल जाए। तो 12 लाख में से 780,000 अब अल्फा का है, लेकिन सिर्फ ये जॉइंट कॉस्ट का शेयर है। लेकिन क्या इसमें 4,50,000 फर्दर ऐड होगा तो उसकी टोटल कॉस्ट नहीं? बात क्लियर है मेरी? लेकिन बीटा के एंगल से
फॉर 20,000 ही फाइनल। अल्फा की मेरी रिक्वेस्ट है फिगर्स एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करके प्लस करके लिख, और इन वर्ड्स को जो हम लिख रहे हैं कुछ दिनों से हम बोल भी रहे हैं लेकिन बहुत फिर फंडी बोल रहे हैं। 4780 शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 4,50,000 इज इक्वल टू 12,30,000। लेकिन ये प्लस करने की कोई जरूरत कहाँ नहीं है बीटा में, बिकॉज इट इज सोल्ड एट सब डेटा पॉइंट। तो 4 लाख सॉरी 420,000 सारे इकट्ठे हो जाए, कोई कंफ्यूजन? ये चलेंगे आगे। आगे चलने से पहले आप एक और चीज जरा सोचें कर ली। ये जो 12,30,000 अब कॉस्ट आ गई है, ये बताएंगे कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? इस खर्चे से कितने यूनिट्स बने सर? क्लियर है? या आप सोल्ड यूनिट्स बोल रहे हैं मुझे बताते हुए या प्रोड्यूस्ड यूनिट्स बोल रहे हैं? और ठीक है, उसमें डिफरेंस नहीं है, और फिलहाल डिफरेंस नहीं है स्टॉक्स ना होने की वजह से, बट वी शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात हो रही है, तो हम 15,000 को इस केस में प्रोड्यूस समझ के ही बोल रहे हैं। और अपोजिट साइड में 420 के एंगल से हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड? 3,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब आगे चलें, होता क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बाद क्या सोचना होता है? वो नहीं है तो डैश लिख के यही अमाउंट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है कॉस्ट ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस वक्त करनी कोई हेडिंग्स कम लिखने की जरूरत नहीं, करनी हेडिंग्स पूरी लिखें, एक एक बात को सही तरह से अपने ज़हन में सेट करें। क्या ना होने की वजह से फिर क्या ही क्या बन गया? ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स के स्टॉक ना होने से जो यूनिट्स बनाए हैं इसका मतलब वो बिकेंगे, तो यही खर्चा जो यूनिट्स को बनाने का रहा यही फाइनली ऑफ सेल्स भी है। तब मैं प्रैक्टिस काइंडली कॉस्ट ऑफ सेल के एंगल से लगा रहा हूँ, होपफुली मेरे साथ हैं बात। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें, ये काइंडली ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अल्फा? 1,95,000 एंड 1,05,000। अब अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, लास्ट स्टेप शायद भी रहता है, लास्ट लाइन जिसको हम अप्लाई करना सीख रहे थे, क्या फाइंड आउट करना था? मैंने प्रॉफिट पर केजी तक आना था, तो अभी क्या फाइंड आउट हुआ? अभी एक ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला, 1 केजी का निकाला, सर ये निकाल लिए सर। प्रॉफिट पर केजी कैसे है? प्रॉफिट पर केजी, अब यहाँ डिवाइडेड बाय कौन से यूनिट होने चाहिए? कौन से 15 भाजन, कौन से 3 वाले, प्रोडक्शन वाले या सेल वाले? या प्रॉफिट यूनिट्स बेचने से होता है या बनाने से? हाँ, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि बनाने नहीं है, लेकिन अगर बना लिए हैं बेचे नहीं है अभी प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट के लिए आपको बेचने भी होंगे। तो अब जो मैं 15,000 और 3,000 लिखूंगा, ये क्या लिख रहा हूँ? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो प्रॉफिट अब डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट से हमारे पास डाटा नहीं है, सॉरी एक नजर भी देखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह अगर हो डेफिनेटली हमसे प्रॉफिट में कहा जा रहा है, कोई अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना होने की वजह से फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इस केस में प्रॉफिट है। तो अल्फा छोटी सी वर्किंग बना के लिखिए 1,95,000 divided by number of units sold which are same as production because of no information of stocks. ये आंसर बता दो।
13 and 35. ये अगर नोट करें तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 से क्लोन लिमिटेड मैंने घर से कहा तो था, हो सकता है आपने काफी कुछ कर लिया हो, लेकिन मेरे साथ सुना पूरा तकरीबन बच्चे साल से। तो कोई नहीं, एक आध दिन मेरे पास मेरा रह गया, फिर बाकी आपको देखिए। क्लोन लिमिटेड काइंडली स्टार्ट कीजिएगा पढ़ना से। इट्स इररिलेवेंट कि आपने घर से पढ़ लिया है, कितना हो गया है, 100% हो गया है, नहीं हो गया है, ये सारी बहस खत्म कर कंसंट्रेशन से क्वेश्चन पढ़ना शुरू। रिक्वायरमेंट सर इसकी दो है। नंबर 1, कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट एंड अपोर्शन देम टू द टू प्रोडक्ट्स, एंड नंबर 2 फिर एक आपसे एडवाइस मांगी जा रही है वेदर इट शुड प्रोड्यूस सीड्स और सेल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये डिसीजन फिर कैसे होते हैं, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ध्यान में रख के जरा क्वेश्चन पढ़ो। जॉइंट कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन। Clone Limited manufactures two joint products by the name of pollen and stigma in the ratio of 65 and 35. Hopefully बात क्लियर है। 65-35 अगर 100 kgs बनेंगे तो इसका एक ब्रेकअप दिया हुआ 65 and 35, ठीक है, परसेंटेज में प्रोपोर्शन दिया हुआ। The company has two production departments A and B. Pollen can either be sold at split up point and can be further processed at department B and sold as a new product C. इसको अंडरलाइन करो। हम चाहें तो पोलन को एज इट इज सेपरेट पॉइंट पे भी बेच सकते हैं, और अगर चाहें तो उसे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं डिपार्टमेंट बी में, और फिर लगता है ये है कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद उसका हम नाम बदल लेते हैं। लेकिन क्या सीड्स अगर बेचने भी हैं तो पोलन बनाने पड़ेंगे। किस डिपार्टमेंट में पोलन बनेगा सर, किस डिपार्टमेंट में फर्दर प्रोसेसिंग। आगे चलें। The stigma is sold without further processing. Following information relating to the three products is available from the SL records, CL's records. सेल प्राइस पर केजी पोलन सिग्मा सीड्स की दी हुई है, टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस भी आज हैं। Following further information relating to the two departments is available. Department A, Material X. डिपार्टमेंट A में मटेरियल Y नहीं है, वो लगता है शायद फर्दर प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, डिसाइड कर लें कि कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा ज्वाइंट कॉस्ट है। बी का खर्चा क्या कहलाएगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ पोलन इनटू सीड्स। पोलन इनटू सीड्स, स्टिग्मा और पोलन शायद ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ही जी सर। उसके बाद फिर आर्स दिए हुए हैं, लेबर के आर्ली रेट दिया हुआ, आगे आर्स ही दिए हुए, तो मल्टीप्लाई करेंगे रुपीस के लिए। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स का एक रेट दिया हुआ पर आवर, फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स का दिया हुआ। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स हम वर्ड यूज करते हैं, ओवरहेड्स जरा ध्यान में लाएं। ओवरहेड्स में वेरिएबल होते हैं, फॉर एग्जांपल ओवरहेड्स में वेरिएबल मटेरियल, ओवरहेड्स में लेबर, खुदा का नाम नहीं है। मटेरियल लेबर के अलावा थर्ड कंपोनेंट इज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में कोई वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फ्यूल चार्जेस, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, कोई फिक्स चार्जेस, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरहेड्स। अदर देन कल वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। कल वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें एक ओवरहेड्स के एंगल से रेट दिया हुआ है। वहां क्या वर्ड से ओवरहेड्स आर
नहीं, ओवरहेड्स आर 10 रुपीज पर आवर। हाँ सर, कहीं सर क्या लिखा हुआ था? ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू प्रोडक्ट्स एट द रेट ऑफ, अब वहां जस्ट वर्ड था ओवरहेड्स। ओवरहेड से मुराद, ओवरहेड से मुराद सर ओवरहेड, लेकिन उसमें वेरिएबल फिक्स अलग भी होते हैं। तो यहाँ उसने क्या किया, ओवरहेड्स इकट्ठे बताने की बजाय वेरिएबल और फिक्स अलग बता दें। देन मटेरियल इनपुट आउटपुट रेशियो, इसको जरा एक मिनट जरा रुक के सोचना। मटेरियल इनपुट आउटपुट रेशियो 188 एक प्रोपोर्शन दिया हुआ, मीनिंग इसका क्या बनेगा कि अगर 100 केजीज इनपुट करेंगे आप तो 88 केजीज आउटपुट एक्सपेक्टेड है। इट मींस कितना लॉस एक्सपेक्टेड है? नहीं, वो एक अलग पैसे वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं इंशाल्लाह वो बता देता हूँ। और डिपार्टमेंट बी में क्या एक्सपेक्टेड है कि अगर 100 केजीज इनपुट होंगे तो 96 केजीज ही आउटपुट बनेगी। तो यहाँ से क्या महसूस हो रहा है कि लॉस इस प्रोसेस में दो नंबर के डिपार्टमेंट्स में है। अब लॉसेस की टाइप्स कितनी है? नॉर्मल भी है और अब नॉर्मल भी है। बताइए नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? मेरा ख्याल है सही वर्ड यही रहेगा कि हमें एग्जैक्टली नहीं वर्ड बताया गया, सिर्फ ये बताएगा ये होता है ये होता है। इसका बेस्ट वे ये है कि अगर एबनॉर्मल का आइडिया ना हो तो वी अज्यूम बाय डिफॉल्ट कि नीचे दो नोट पढ़ लीजिएगा, दो बातें काफी दिनों से हो रही हैं। एक बात तो पहले, नंबर 2, इंफॉर्मेशन ऑफ स्टॉक्स ना हो तो फिर स्टॉक्स को आपने इग्नोर करना है, वी अज्यूम कि सब कुछ जो है वो बिक गया है। और सेकेंडली, अगर लॉस की नेचर ना पता चले, वैसे तो मेरा ख्याल है कि शायद पता चल भी रही है, लेकिन अगर ना भी महसूस हो कि एग्जैक्टली ना वर्ड्स मिले वजह से, तो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम कि कौन सा लॉस है। तो नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है? इससे कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, लेकिन अगर उसकी रिकवरी वैल्यू हो तो वो परचेज कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, विच एवर इज द केस, उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, उसमें से लेस हो रही है। परचेज कॉस्ट कब? अगर परचेजेस में से लॉस है, और प्रोडक्शन कॉस्ट कब? अगर प्रोडक्शन में से लॉस। तो रिकवरी वैल्यू नेट ऑफ हो जाती है। कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कल हुई, एक नजर देखें आंसर। देखा करें बार बार, ये चीजें बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए। कैसे लेस हुई है? हमने 13,45,000 कैलकुलेट किया, इसका आंसर देखो। 13,40,000 वाज मटेरियल ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई थी हमारी, लेकिन फिर रिकवरी वैल्यू का हमने क्या किया, बस लेस करके फिर क्या जीम कर दिया कि अब जो बचा ये फिर बाकी प्रोडक्ट्स का। वो एक अलग इशू है कि वहाँ एक बाय प्रोडक्ट भी थी, तो फिर बाय प्रोडक्ट भी लेस करके हमने कहा कि अब जो खर्चा आया है ये आया है रिलेटेड द प्रोडक्ट अल्फा एंड, ठीक है। मतलब हमने किस किस को इग्नोर किया हुआ है यहाँ? नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को भी इग्नोर किया हुआ है, बाय प्रोडक्ट को भी इग्नोर किया हुआ है। हाँ, बस उसकी रिकवरी वैल्यू को एक दफा नेट ऑफ करके फाइनल फिगर को फिर अल्फा और बीटा में एलोकेट किया, ठीक है। ठीक है सर, वापिस आ रहे हैं सर। फिर टेबल के नीचे में कहता है मटेरियल इज एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। अब इस तरह की चीजों की क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाए, जब तक मैं नई कोई बात नहीं करूंगा इनकी कोई एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस नहीं। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी एट सेपरेट ऑफ, एनआरवी फाइनल कर लें जरा ब्रैकेट में वर्ड्स। एनआरवी मेथड अगर कहेगा तो सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे तो उसको माइनस करेंगे। आ जाए रजिस्टर करो। सबसे पहले ये जो हमने पढ़ा है इसको एक पेज छोड़ के जरा एक पेज पूरा छोड़ दें, दूसरा भी सर से बी रिक्वायरमेंट वर्किंग्स में है। जी सर, ये क्वेश्चन को जरा अरेंज करवा दें अपने सामने एक डायग्राम बना के। जी जॉइंट प्रोसेस का नाम बताएं। जॉइंट प्रोसेस का नाम बोलना, ये वाला रहने देंगे, सही वाला तो। जॉइंट प्रोसेस कौन सा सर? डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए, एक मिनट बना लें, बनवा दिया कर, आप आराम से बना लें। डिपार्टमेंट ए में
कितनी क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनपुट हुई है, फुल कंसंट्रेट, जस्ट फोकस ऑन डिपार्टमेंट ए, कौन सा मटेरियल इसमें इनपुट होता है। तो पहले काइंडली जस्ट क्वांटिटी, मटेरियल एक्स के एंगल से 75,000 kgs आर इनपुट इनटू द प्रोसेस। तो मैं तो इस तरह से जरा एरोज बनाता हूँ प्रोसेस से पहले बाद में, ये फॉलो कर लेते हैं आप। तो ये क्या है, ट्राई टू विजुअलाइज, ये इस प्रोसेस में इनपुट जी सर। अब क्या इस प्रोसेस में कुछ लॉस भी था, नीचे देखें टेबल बना हुआ, कैलकुलेटर उठाएं, कुछ लॉस भी एक्सपेक्टेड था, कितने परसेंट लॉस एक्सपेक्टेड था सर, 188, डेफिनेटली 12%। क्या करें, 75,000 इंटू, सॉरी जिन हजरात ने किया हुआ जरा मैं जानबूझ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब मेरी ख्वाहिश बस ये है कि मैक्सिमम एक इसके बाद सवाल और मैं करूँ, ख्वाहिश मेरी यही है, बाकी देखें क्या बनता है। तो आफ्टर दिस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन, मेरा ख्याल आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की पोजीशन में आ जाएंगे। तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%, बताइए आंसर। तो व्हाट इज 9,000 लॉस, नेचर ऑफ लॉस अगर हमें स्पेसिफिकली नहीं पता तो नॉर्मल लॉस। तो 75,000 में से अब 9,000 माइनस करें, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैं कोशिश करूंगा कि वैसे ही करूं ताकि कोई नई बात बीच में ना करूं, एक तरीका जो हो गया है। क्या मैं कल वाले क्वेश्चन की तरह कर रहा हूँ, एक नजर देखें, क्वेश्चन नंबर 4 निकालें, उसकी डायग्राम देखें। तो आप लोगों ने भी प्लीज नए नए तरीके याद नहीं करने, तो एक तरीका जिससे क्वेश्चन हो रहा है उसी को फॉलो करना, डेफिनेटली अनलेस द क्वेश्चन इज चेंज। अगर एक ही चीज रिपीट हो रही है तो नए तरीकों से अब हमें गर्ज नहीं होनी चाहिए, सर वैसे भी हो जाता है, तो मेरा फिर सवाल यही हुआ करेगा तो ऐसे भी तो हो जाता है। तो इस बहस को काइंडली छोड़ दीजिएगा, अगर अनलेस कोई नई चीज आ जाए, डोंट डू नॉट चेंज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, ओके, सीक्वेंस ऑफ द सवाल, आंसर को बदलने की जरूरत नहीं है, तरीका एक ही रखें। क्या था कल, एक नजर देखें कल वाली डायग्राम, 25,000 इनपुट, 25 की जगह यहाँ क्या, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 75, वहां क्या था, वहां 5% था, यहाँ हमें 12% महसूस हुआ, तो ये क्वांटिटी होगी सेपरेट। कैलकुलेटर उठा लें, 75 में से 9 माइनस कर दें, अब व्हाट इज 66, व्हाट इज 66, ये थी आउटपुट, लेकिन अब फर्स्ट लाइन में रहे क्वेश्चन की। अब 66,000 किसकी क्वांटिटी बननी है, मतलब ये टोटल क्वांटिटी जो बननी है, लेकिन इसने किस प्रपोर्शन में किस में कन्वर्ट होना है, 65 एंड 35% पोलैंड स्टिगमेंट में इसने कन्वर्ट होना, ठीक हो गया। तो क्या है, कैसे, किसको किस हो, तो पोलन एंड स्टिग्मा 66,000 into 65% and 66,000 into 35%, so is equal to 42,900 kgs and stigma is 23,100 kgs. Any confusion? एक मिनट में थोड़ा सा और आगे जाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। क्या पोलन और स्टिग्मा को सप्लेटर पॉइंट पे बेचा जा सकता है, इस क्वेश्चन में शायद एक थोड़ी सी नई चीज है जो शायद पहले इस तरह से नहीं आई। स्टिग्मा तो शायद फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा, तो स्टिग्मा ने तो एज इट इज बिकना है, लेकिन पोलन के लिए दो चॉइसेस हैं। क्या क्या चॉइसेस हैं, हम सर्कुलेटर पॉइंट भी भेज सकते हैं और फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसके लिए फिर बी पॉइंट रिक्वायरमेंट भी हमसे है कि हमें एडवाइस दें। लेकिन अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे पोलन को तो किस डिपार्टमेंट में करेंगे, एक मिनट इसकी जरा एक छोटी सी डिस्कशन बस सुनना, इज इट कंपल्सरी कि हम ये करेंगे, लेकिन कर सकते हैं, अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये पोलन जो है बी में जाके सीड्स में कन्वर्ट होंगे, फर्स्ट पैराग्राफ का कंडीशन। अगर ये फर्दर प्रोसेसिंग हमने की तो अब डिपार्टमेंट 2 में, डिपार्टमेंट बी सॉरी, डिपार्टमेंट बी में क्या कोई फर्दर रॉ मटेरियल भी है,
अब ये जरा बात मेरी ध्यान से सुनिए और जरा सोच लीजिएगा, कोई इलॉजिकल बात तो नहीं मैं कर रहा। ये 12,000 जहन में रख के, 12,000 केजी जहन में रख के जरा बोर्ड पे देखें। अब इस क्वेश्चन में हमें उस तरह से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, जिस तरह अगर थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 बाइनरी प्रोडक्ट सी से रिलेटेड जरा डाटा ढूंढो। वहां उसने हमें बताया था कि 1,34,000 केजीज बने हैं, लेकिन नीचे पॉइंट नंबर 3 आई थिंक, उसमें से प्रोसेस सारे नहीं हुए। तो यकीनन उसने बताया हुआ था इतने बने हैं, इतने प्रोसेस में है, इसका मतलब फिर कुछ बच गए हैं एंड सो ऑन। लेकिन अब यहाँ सिचुएशन क्या है क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन आप आ रहे हैं 75,000 इनपुट से अल्टीमेटली पोलन बनेंगे 42,900 केजी। तो क्या ये फिर सारे डिपार्टमेंट बी में जाएंगे या इसमें से कुछ स्टॉक बचा हुआ है? स्टॉक की हम कब अजम्पशन लेंगे कि स्टॉक बचा हुआ है? जब हमें क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नजर आए। अदरवाइज व्हाट वी अज्यूम वंस अगेन नाउ कि 42,900 केजीज ने फर्दर प्रोसेस हो। लेकिन अब जरा डिपार्टमेंट बी देखें, क्या उसमें फिर कुछ केजीज ने और ऐड हो जाना? तो कैलकुलेटर उठाएंगे। तो क्या ये 42,900 जो केजीज है पोलन वाले, ये भी इनपुट है? किस डिपार्टमेंट में इनपुट है? ये किस डिपार्टमेंट की आउटपुट फाइनली अब किस डिपार्टमेंट में इनपुट बन रही है? डिपार्टमेंट ए से जो आउटपुट बनी है ये बी में फिर इनपुट बन जाए, लेकिन वहां जाके इन्होंने मिक्स होना शायद 12,000 केजीज ऑफ वाई में। तो व्हाट विल बी द टोटल इनपुट? तो यहाँ पे जाके बी में एक वाई मटेरियल ने भी 12,000 केजीज ऐड होना था, और फिर शायद यहाँ से कोई फाइनल फिनिश गुड्स बननी है। तो कोई विजुलाइज कर सकते हैं कितने केजीज जा रहे थे? 42,900, और उसमें कितने फर्दर ऐड होंगे? तो कैलकुलेटर पकड़े, 42,900 लिखें प्लस 12,000 करें इज इक्वल टू दबाएं, और इसका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नाम बताएं। टोटल इनपुट या टोटल इनपुट हो जाएगी 52,704 समथिंग, नहीं सॉरी कितना बना, नहीं नहीं वो यार इनका सम कितना बन गया? 54,000 दोनों को मिला के 54,900 kgs is input in the department B. Any confusion? अब आए डिपार्टमेंट बी की इनपुट आउटपुट रेशो दी हुई है। क्या यहाँ भी कोई लॉस है? सर यहाँ भी लॉस है। अब किसका 4%? 54,900 into 4%, 2196. So how much quantity of output will be produced then? अब यहाँ क्या एक ही प्रोडक्ट है या यहाँ भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट है? फाइनली डी में अब एक ही प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ सीड्स। तो ये फाइनल फिगर फिर कैसे आ सकती है? ऑफ कोर्स ये इस तरह भी आ सकता है, 54,900 लिखें, ये हर एंगल से पंगे लिया करें कैलकुलेटर। 54,900 लिखें, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? पहले 4 या 4% लेस करके बैलेंसिंग फिगर निकालना। तो व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ सक्सेस पोलन्स इनटू सीड्स इन डिपार्टमेंट बी? 52,704 केजीज। तो मैंने जरा केजीज के एंगल से ये डाटा आपके सामने लिखा ताकि क्वांटिटी सामने आ जाए। बाकी डेफिनेटली अमाउंट्स भी मैं लिखता हूँ, तो यहाँ तक अब आप एक्सप्लेन करना था। तो चीज ना समझ आए लिखते हुए प्लीज दोबारा पूछिए। कंफ्यूजन?
देखते हो सर, ये सर हिम्मत दिखाया सर। अब अपने एरोज के साइज देखना शुरू कर दी। जी, अगर कोलन फर्दर प्रोसेस होंगे सीड्स में तो डेफिनेटली बेटा ये डिपार्टमेंट यूसी का एंगल सर। डिपार्टमेंट बी इज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ कोलन्स इनटू सीड्स। ये नोट कर लेंगे तो काइंडली इधर बता दीजिए, देखिए आपने। बेटा फर्स्ट 3 लाइंस दोबारा पढ़ लेते हैं। दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, कोलन एंड स्टिग्मा, और कंपनी के दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट बी में कोलन को फर्दर प्रोसेस किया जाता है। बाकी बेटा आप बताएं काइंडली किस डिपार्टमेंट से फिर कोलन और स्टिग्मा इनिशियली बनते हैं। ठीक है जी, क्लियर। डिपार्टमेंट बी में फर्दर प्रोसेसिंग है और इनिशियली एक डिपार्टमेंट। जी, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चलना शुरू करें। कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट एंड देन इट्स अपॉर्शनमेंट। जी सर, वर्किंग करवाइए प्लीज। अब आप फर्स्ट पेज पे अपना दें जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सॉल्व हो रही है। कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ऐसे इन चीज़ों के बाद अब हमारा ये काम रह गया कि अब अगर लॉसेस मिक्स होकर आ जाएं, नॉर्मल भी हो रहे हैं, नॉर्मल भी हो रहे हैं, तो फिर उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, क्या उसकी वर्किंग की जाती है। तो ऐसे ऐसे बस यही काम अब फाइनल करना है। ये किस डिपार्टमेंट के खर्चे को इकट्ठा कर लूँ तो मेरे पास जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। करवाई नहीं जल्दी से। मटीरियल एक्स डेटा देखो 75,000 kgs into multiplied by 60 45 lakh 4.5 million। क्वेश्चन से देख लीजिएगा प्लीज। लेबर आवर्स 12,000 और एक घंटे का रेट दिया हुआ लेबर का 150 रुपीज 1.8 मिलियन।
डेफिनेटली ऐसे ऐसे थाउजेंड्स की तरफ भी आएंगे, फिलहाल मेरा ख्याल ऐसे ही चल रहा है। वेरिएबल ओवरहेड्स, जी वेरिएबल ओवरहेड्स वाला एक मिनट मेरे साथ पढ़ने जरा। वेरिएबल ओवरहेड का रेट कैसे दिया हुआ? 125 किसके हिसाब से दिया हुआ? और 100 भी पर लेबर आर फिक्स्ड ओवरहेड्स वाला भी। तो इस 125 और 100 का भी क्या करूं? लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई करें। मीन्स से 12,000 को जब 150 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये लेबर का खर्चा आ गया, और फिर जब हम इन्हीं आवर्स से ओवरहेड्स का रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरहेड्स और वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स की फिगर्स आ गई। ठीक है, तो उसने किसके साथ लिंक किया हुआ काइंडली? लेबर आवर्स पर लेबर आवर। तो हाउ मच लेबर आवर्स? 12,000 इंटू 125 भी हो जाएगा, और 12,000 इंटू 100 भी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज। 1.5 मिलियन and 12 into 100, 1.2 million. So total joint cost of department 1, department A, sorry, in this case 9 million. तो 125 पे कर लेते हैं फिर। क्या सब कुछ ठीक होना चाहिए? सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सॉरी है, सबने तो 120 लिख लिया था। जी सर, एलोकेशन स्टार्ट करें। किसकी एलोकेशन किस पे? जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन किस पे की जाती है? जॉइंट प्रोडक्ट्स पे। एलोकेशन टेबल बनवाएं सर। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। कर लेते हैं, कॉस्ट लेस करेंगे। हेडिंग देखें, करते हैं। इधर निकल गया सर, वापस लाता हूँ इंशाल्लाह। ये रेडी है सर, हेडिंग होगी। भाई ने बात सही की है सर। यस सर, भाई ने बिल्कुल बात सही की है, लेकिन थोड़ा एक वर्ड बस उनका जरा गैर मुनासिब हो गया। ये कल वाली वर्किंग निकालें, क्वेश्चन नंबर 4 में। ये मैं ज्वाइंट कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहा था, तो ये बात यहाँ तक बिल्कुल सही होगी कि अगर हम इन्हें रिलेट करके ये कहते हैं 13,45,000 होने, 13,45,000 ढूंढे। रजिस्टर प्लीज ढूंढ लें, सर घूम नहीं गया, ढूंढे मिला। तो ये सभी के अगर बोर्ड पे हम देखें तो 9 मिलियन वही कुछ है, वही है, सॉर्ट ऑफ वही चीज है। सिर्फ एक्स्ट्रा चीज क्या हुई, ओवरहेड्स का एक ब्रेकअप हुआ। ठीक है सर, तो यहाँ तक तो बात आपकी ठीक है। अब क्या हमारे इस जॉइंट प्रोसेस में कोई लॉस है? बिल्कुल है। कितनी क्वांटिटी है? नहीं नहीं, कितनी क्वांटिटी है? 9 क्वांटिटी है लॉस। जॉइंट प्रोसेस की बात हो रही है। तो ये है नॉर्मल लॉस। क्या इसकी कॉस्ट इस 9 मिलियन में शामिल होगी? यकीनन होगी, लॉस पे खर्चा हुआ होगा। लेकिन क्या ये नॉर्मल लॉस अगर है तो इस पे कॉस्ट एलोकेट होनी है? बिल्कुल नहीं होनी। इसकी कॉस्ट बाकी यूनिट्स में एब्जॉर्ब हो जानी। हाँ, ये जरूर हो सकता था अगर इसकी कोई रिकवरी वाली सवाल में दी होती। तो जिस तरह वहां 40,000 लेस हुआ है, वैसे ही 9 मिलियन में से मैं क्या माइनस करता? कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, इसकी कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, लेकिन इसकी रिकवरी वैल्यू अगर होती तो इसमें से माइनस करके फिर एलोकेशन। तो क्या होना नहीं? कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी। और क्या है नहीं? रिकवरी वैल्यू। देयरफॉर 9,000 केजीज जहन से निकल गए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस 9 मिलियन रुपीस को कोलन और स्टिग्मा में एलोकेट कर देंगे बेस्ड ऑन एनआरवी मेथड, हमें क्वेश्चन में कहा।
ठीक है, आए टेबल पर, प्रोडक्ट्स के नाम लिखते हैं, पोलन स्टिग्मा। जी पहला कॉलम बनवाएं, यूनिट्स प्रोड्यूस बताएं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 42,900 एंड 23,100। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो जब आएगा तो मैं आपके जहन में लाता हूँ, रेडी रहिए साथ। जी सर, जी पोलन एंड स्टिग्मा ओके सर, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ओके, ओके सर। जी मेथड ऑफ एलोकेशन है क्या हमारा, एनआरबी। कितने मेथड है ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के, अब कितने हो गए, एक कौन सा, क्वांटिटी मेथड, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ मेथड एंड एनआरबी मेथड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ एंड एनआरबी? सेलिंग एक्सपेंसेस अगर हैं तो एनआरबी मेथड में लेस करके आप एलोकेशन, तो हमारे पास आ गई क्वांटिटी प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ढूंढना, 90 एंड 300। ओके, अब क्या आ जाएगा, सॉरी मैं ऊपर नाम नहीं लिख रहा, लिख लेना चाहिए, यूनिट्स पर सेल प्राइस पर यूनिट एंड सेल। जी आंसर एक मिनट आंसर्स निकालना, 3861 000, 3861 000 एंड 6930 000। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हैं तो दो वजूहात हो सकती हैं, एक तो आप वाकई सोच रहे हैं, और एक खतरनाक सिचुएशन भी हो सकती है जिसका मुझे ज्यादा खतरा है कि हमें क्या, प्लीज फुल कंसिडरेट कीजिएगा। मैं एक दो अच्छे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अपनी डायग्राम एक दफा देख लें, बताएं मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त। और ये करवाने का क्वेश्चन डेफिनेटली मैंने दिया था, मैं क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ, ये वो कुछ लम्हे थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये पोलन और स्टिग्मा के मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस उठाए, उनकी सेल प्राइसेस उठा ली, क्या ये सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ ही है, नहीं क्या ये सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ही है? मैं सीड से रिवर्स वर्किंग क्यों नहीं कर रहा आज? क्वेश्चन नंबर 4 का टेबल निकालें, जो क्वेश्चन नंबर 4 का टेबल बना, अल्फा के एंगल से मैंने एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का कॉलम भी ऐड किया एलोकेशन टेबल में, एलोकेशन टेबल। क्या वजह, क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन देखना चाहिए, यहाँ एक नजर क्वेश्चन देखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सवाल देखें। हाँ जी, अल्फा के बारे में बेटा हमें सिर्फ ये बताया हुआ था कि अल्फा इज सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्या अल्फा कैन बी सोल्ड एट सेपरेट पॉइंट, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको बेचा ही कब जा सकता था। तो वो जो सेल प्राइस हमें दी हुई है अल्फा की, वहां ढूंढने जरा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट क्या थी, और नहीं 30 नहीं थे यार, वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी यार, खुदा का नाम लें यार, जो नजर आए वही सेल प्राइस नहीं होती मिस्टर शाह, तू तो ऐसे ना कर यार, क्या हो गया मिस्टर शाह, व्हाट्स गोइंग ऑन यार, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द अल्फा पर केजी, ये किस वक्त की होगी, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हैं हम, तो ये फाइनल सेल प्राइस थी, लेकिन हमें सेपरेट पॉइंट पे आना था, तो क्या करना पड़ा हमें, क्या करना पड़ा हमें, हमें रिवर्स वर्किंग करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अब पोलन को एज इट इज हम बेच सकते हैं, सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट इज अवेलेबल, वो हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू वाली वर्किंग की जरूरत कब है, जब सेपरेट पॉइंट पे आप सेल नहीं कर रहे और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ही सेल कर रहे हैं, तो तभी वो रिवर्स वर्किंग करेंगे, वरना अब इस केस में मुझे सीड से कोई रिवर्स वर्किंग करने की जरूरत नहीं है।
ये सीड है ज़हन में, डायग्राम देख रहा, फर्स्ट करें पोलन एज इट इज ना बिक रहा होता, तो मैं कहाँ से शुरू करके कहाँ वापस आता? मैं सीड से शुरू करता और डिपार्टमेंट बी के फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के खर्चे लिख के रिवर्स वर्किंग करके पोलन्स पे वापस आता। मीन्स टू से फाइनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर अब हम टेबल देखें, जब अब अगर हम अपना टेबल देखें तो हम जो सेल वैल्यूज वाला कॉलम बना चुके हैं, दिस इज सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, so there is no need of any further processing column here, हमें किसी उस वर्किंग की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट सेपरेट अप पॉइंट, और उनको हमने उठा लिया है, उसकी बेस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। ओके प्लीज। हाँ, लेकिन नई चीज अब आज क्या है, मेथड है एनआरवी और सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल है। कल वाले क्वेश्चन में मेथड कौन सा था, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल नहीं थे, इसलिए सेल वैल्यू एट सेपरेट अप पॉइंट वाली फिगर्स ही एनआरवी भी थी। लेकिन अब हमें आज नई चीज क्या करनी है, सेलिंग एक्सपेंसेस ढूंढने, किस किस के। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर बड़े, काफी सारी बातें हुई हैं बीच में। ये सेलिंग एक्सपेंसेस का ही ढूंढना पड़ेगा, 1,35,000, 3,06,000, और यहां से अब हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस एनआरवी, और एनआरवी के साथ अगर आप लिखना चाहें तो ऑब्वियसली अब एनआरवी एट सेपरेट पॉइंट है, और इस एनआरवी की बेस पे फिर आप कितने रुपए एलोकेट कर देंगे, बस मुझे बता दें, बाकी फिर आप करते रहिए। एनआरवी फाइंड आउट करने के बाद जब आप एलोकेशन की तरफ जाएंगे तो कितने मिलियन रुपीस को एलोकेट कर देंगे, तो 9 मिलियन एज इट इज अब एलोकेट हो जाएगा बिटवीन पोलैंड एंड सिग्मा। करिए, सेल वैल्यू लेस सेलिंग एक्सपेंसेस 6624, 10350, सही लिखवाया यार इसने, क्या हो गया, लड़ा है। और दुनिया जज्बाती हो चुकी है, उन्हें एलोकेटेड फिगर्स नजर आ रही हैं, कैलकुलेटर बैग में है, एलोकेशन हो चुकी है। इस बैग में हो, कैलकुलेशन किया करें सर। फिगर्स मैंने लिखी नहीं है, चेक कर सकते हैं। ये इंजन हजरात के एलोकेशन करते हुए कोई क्वेश्चंस थे, वो एड्रेस हो चुके हैं, अगर कोई थे तो ये अटेम्प्ट किया हुआ है सर, ये बस ठीक है, इतने की जवाब होने चाहिए। बोलते सच ही और खामोशी ही अक्सर सच होती है। सर जी कोशिश करना जरूरी है, बात ये नहीं है पूरा क्यों नहीं हुआ, शायद सिर्फ कंसर्न ये होगा अगर मुझे होगा तो कि आपने ख्वाहिश भी नहीं की, पढ़ा भी नहीं, ये ज्यादा। सच बोला आपने। ये एलोकेशन होगी सर, लोग कहते क्वेश्चन बताया, अब क्या रह गया, क्या रिक्वायरमेंट इज कंप्लीटेड, रिक्वायरमेंट इज कंप्लीटेड सर। जी सर, रिक्वायरमेंट भी सर, एडवाइस, एडवाइस वेदर पोलन्स, whether company should sell, whether company should sell
पोलन और सीड्स मींस पोलन विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग और सीज विद फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, मेरे वर्ड्स मैंने कुछ और लगा दिए। शुड सेल शायद, क्या डेफिनेटली बनाएंगे भी, क्या वैसे रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोड्यूस लिखा हुआ, अच्छा प्रोड्यूस। जी, अब ये अपने डिसीजन लेना है कि पोलन को एज इट इज बेचें, प्रोड्यूस सीड्स और सेल पोलन विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, ऐसे ही। बेसिकली क्या डिसीजन लेना है, कोई आप बताएंगे? इस तरह अगर अपनी फैक्ट्री समझे, ये बिजनेस आपका, फैसला क्या हो? सर जी अपना समझेंगे तो सही, 5 मिनट में हो जाना, अपना समझेंगे तो हो जाना। क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं? नहीं, हम डिसीजन क्या लेना चाह रहे हैं, हम डिसीजन लेना क्या चाह रहे हैं? हम पोलन एज इट इज बेचें, पोलन बना के बेचें, या सीड्स, पोलन को सीड्स में कन्वर्ट करके बेचें, ये फैसला। बताएं क्या करें, क्या देखे करें? क्या हमें खर्चों की बेस पे डिसीजन लेना चाहिए या प्रॉफिट की बेस पे डिसीजन लेना चाहिए? यकीन देखिए, आप अगर आप पोलन सीड्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन देखें जरा, क्या कोई एक्स्ट्रा खर्चे हैं? क्या डिपार्टमेंट बी के खर्चे होंगे फिर? लेकिन अगर आप पोलन को एज इट इज भेज देंगे तो क्या डिपार्टमेंट बी में खर्चे होंगे फिर? ऐसे ही नहीं। तो सवाल शायद ये कि हम डिपार्टमेंट बी के एक्स्ट्रा खर्चे करें या ना करें, तो उसका कैसे पता चलेगा करें या ना करें? अगर करने से कोई एक्स्ट्रा बचेगा तो वो खर्चे कर लेने चाहिए, और अगर खर्चे करने से एक्स्ट्रा नहीं बच रहा तो फिर हमें वो खर्चे नहीं करने चाहिए। एक चीज बहरहाल देख लें, क्या सेल प्राइस ऑफ पोलन और सीड्स में फर्क है? अजी फर्क है सर। पोलन का 1 kg कितने का बिक रहा है और सीड, लेकिन अब इसका ये मतलब भी नहीं कि बस 35 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इनके लिए खर्चे भी हैं, इस डिपार्टमेंट के खर्चे भी करने पड़ेंगे। एक चीज और जरा सही तरह डिसाइड कर लें, फिर हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप पोलन बेचेंगे तो सिर्फ पोलन के खर्चे किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही आएंगे? ए से। लेकिन अगर सीड्स बना के बेचेंगे तो फिर तो डिपार्टमेंट ए के खर्चे नहीं आएंगे। सर जी सीड्स ने डिपार्टमेंट बी में बनना है, तो अगर आप सीड्स बना के बेचना चाहेंगे तो पोलन बनाने के खर्चे एज इट इज रहेंगे, लेकिन प्लस क्या होगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ पोलन्स इनटू सीड्स इंकर्ड इन डिपार्टमेंट बी, प्लस करके टोटल खर्चा आएगा। ठीक है सर, हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ा। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे बेटा शायद ये डिसीजन होना, प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे। तो वंस अगेन मेरा ख्याल है कि इनकम स्टेटमेंट है, मिला हम चेक कर लेते हैं, पोलन्स बनाने से प्रॉफिट ज्यादा है या सीड्स बना के बेचने से प्रॉफिट ज्यादा है? तो प्रॉफिट का कैसे पता चल जाएगा? विजुलाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। पोलन्स एंड सीड्स करने के लगाओ, प्रॉफिट निकालने लगाओ, देयरफॉर क्या बनाने लगाओ, एक इनकम स्टेटमेंट सॉर्ट बनाने लगाओ। चंद चीजों का मुझे शदीद खतरा है आपसे, वो साथ साथ रहेगा। जी डियर, स्टार्टिंग पॉइंट से फैला दे फुल मायूसी फैला दे, बोला ही नहीं जा रहा, नामुमकिन है बोलना। सेल्स, पोलन बताएं कितने बेच सकेंगे? पोलन की क्वांटिटी कितनी बिक सकेगी? 42,900 मल्टीप्लाइड बाय बताएं, क्या पोलन्स की सारी क्वांटिटी हम बेच लेंगे इस रेट पे? 90 इज इक्वल टू
नहीं यार 3861 ये तो वर्किंग थोड़ी देर पहले भी की। अच्छा वैसे कॉलम वाइज मेरा ख्याल है कि शायद हम कंफ्यूज ना कर दें, मैंने साथ साथ बना लिए, सिर्फ कॉलम बनाए, बाद में सीट ज्यादा बनाते हैं। जस्ट फॉर सम कॉलम, दोनों इकट्ठा सोचने की बजाय अलग अलग सोचते हैं। जी सर सेल्स ठीक है। अब अगर हम पोलन बना के बेच रहे हैं तो जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम अप टू द पोलन्स। जी आगे क्या करूं? कॉस्ट ऑफ सेल ना करे यार उबैर, ना करे यार। बेचने बनाने का खर्चा भी होगा और बेचने का भी होगा। इनकम स्टेटमेंट विजुलाइज करें, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। क्या बनाने का कोई खर्चा नहीं और क्या बेचने का भी खर्चा है, ठीक है, लेकिन बेचने के खर्चे कब आते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। तो कोई फॉर्मेट्स बदलने की जरूरत नहीं है, एक जो चीजें पता है उसी की तरतीब में चलते जाएं, कोई नई चीज अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो कर लें। जी कॉस्ट ऑफ सेल स्टॉक्स हैं या नहीं है, ये बहस छोड़ दें, पर ये बहस छोड़ दें, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहाँ फिनिश गुड्स का वैसे नाम क्या है, लिख के डैश लगाएं। जी अब क्या करूं? किसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ढूंढे? ढूंढे 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 ढूंढे, सर्च सर्च सर्च, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, गुम गए 324000 में प्लस भी तो होना है यार, डिपार्टमेंट 2 का खर्चा, डिपार्टमेंट बी का खर्चा है, ये नहीं होना है। तो 3240 है वैसे क्या? शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ही फाइनल होगी अगर अपोलो को एज इट इज भेज देंगे। तो 340000 और यही खर्चा स्टॉक्स ना होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया। ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक 0, ओके। और कॉस्ट ऑफ सेल्स को फिर मैं ब्रैकेट क्यों लगाना शुरू कर देता हूँ, किससे? सेल्स से। ग्रॉस प्रॉफिट 6,21,000। ये अपना डाटा देखें बस। अब सेलिंग एक्सपेंस अवेलेबल, सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल है, ये जुल्म था, ये खतरा नंबर 1 आ गया। छोड़ दे सारी पेन छोड़ दे, नहीं खतरात में से एक आ गया। सर ने सेलिंग एक्सपेंसेस देखनी और सारी देखनी है सर, कितने हैं आपके ख्याल में इनकम स्टेटमेंट में आने नहीं? भाई ने एक बात की है, एलोकेशन टेबल देखें, ना करें ना करें, एलोकेशन टेबल देखें। भाई ने ये कहा है एनआरबी वाला कॉलम देखें कि हम सेलिंग एक्सपेंसेस को ऑलरेडी लेस कर चुके हैं, कर चुके हैं। नहीं ये बात गलत नहीं प्लीज, क्या एनआरबी की फिगर कैलकुलेट करते हुए हम सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर चुके हैं? ओके तो ये डबल लेस हो जाएंगे। अगर हम इनकम स्टेटमेंट में सेलिंग एक्सपेंसेस अब लेस करेंगे तो ये तो डबल लेस हो जाएंगे। ना करें सर, गौर से सुने मेरे वर्ड्स, वहां माइनस करके क्या निकाला और उस एनआरवी को निकालने का सिर्फ मकसद क्या था, एलोकेशन हो जाए। अब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट खुद से जरा एक मिनट देखें, मैं ये चाहता हूँ ये टेबल सामने रखें। आपने स्टार्ट कहां से लिए? सेल से। एनआरवी से या सेल से? सेल से। लेस क्या किए? बनाने का खर्चा वो 3240। तो क्या इस इनकम स्टेटमेंट में हमने सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर लिए हैं? टेबल में किए थे कैलकुलेशन के लिए। तो अभी तक हमारी इनकम स्टेटमेंट में एक सेल की अमाउंट है,
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस हो गई है, लेकिन क्या सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करें? डबल नहीं हो रहे, वो तो एलोकेशन करते हुए वर्किंग की थी जिसकी बेस पे एलोकेशन कर ली है अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की। तो कुछ क्लियर है बात, यह है मसला? डबल हो रहा है या सिंगल ही हो रहा है? यहाँ क्या किया है और वहां क्या करने लगे? यहाँ एनआरवी निकालने के लिए वर्किंग की थी और वहां हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। बिजनेस का प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है? इनकम्स और एक्सपेंसेस। सेल लिखी हमने, पहले कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है, और अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन। सब क्लियर? ये और कोई कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ, फिर लिखे हो फाइनल कर बताएं प्रॉफिट क्या बनता है। सेलिंग एक्सपेंसेस आर 1,35,000। काम डेफिनेटली कंसंट्रेशन का ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि बगैर सोचे बात सही बन गई। ये आंसर बताइए। 4,86,000। ये अब हमें एक और वर्किंग करनी है तभी हम डिसीजन ले सकेंगे। ठीक है, बचता तो है 4,86,000, लेकिन क्या ये ज्यादा बचता है या कम बचता है, इसका कैसे पता चलेगा? जल्दी से हो जाए, नेक्स्ट 6 के एंगल से वर्किंग करवाएं। जी सर, दोबारा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। सीड्स टेबल देखें, टेबल, सॉरी टेबल नहीं, डायग्राम करा। बताएं कितने केजीज बिकेंगे अगर सीड बनाए तो? 54,900। ना 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 ना, कितने कितने? 52,706 केजीज बन जाएंगे। और 1 केजी कितने का बिकेगा सीड्स का? इंटू 125, 6588,000। 6588,000। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्या लिखो? कॉस्ट ऑफ सेल्स। स्टॉक्स है या नहीं फिलहाल, जब तक मैंने आपको लिखना नहीं छोड़ना। अब फिनिश गुड्स का नाम क्या है? सीड्स प्लस कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ मुझे शदीद खतरात हैं स्टोरी की, लेकिन जरूरी नहीं है, बहरहाल आपके जहन में वो चीजें हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। तो आई एम सर्चिंग फॉर अ फिगर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन अगर वो तलाश आप कर दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे सिर्फ पहले प्रिंसिपल ही बोल दें कि क्या क्या आना है, कोई वो फिगर बोल दें और बाद में जो नहीं है उसका नाम बोल दें। फिगर अगर बोल दें जो है वो बोल दें। अमाउंट अगर बोल दें जो अवेलेबल है। ये जो 3240,000 है, ये जो 3240,000 है, ये एज इट इज आएगा। और सर जी एज इट इज आएगा सर। अगर सीड बनाने हैं तो पहले क्या बनाना पड़ना है, तो उसको बनाने में कितना खर्चा आ गया हुआ है, लेकिन इसमें बेटा आपकी इस डिपार्टमेंट के खर्चे भी ऐड होने हैं। तो 3240,000 प्लस 3240,000 एंड प्लस एक अमाउंट होनी है किस डिपार्टमेंट की, उसकी भी अभी हमें शायद वर्किंग नहीं की है कि टोटल खर्चा कितना है, तो एक वर्किंग सॉर्ट बना लें।
जरा 4-5 नीचे लाइनें रख के जरा। कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी, क्या डिपार्टमेंट बी का सारा खर्चा पोलन्स को सीड्स में कन्वर्ट करने ही के लिए है? ये करो नहीं वर्क, ये डिपार्टमेंट बी, मटेरियल वाई नहीं सॉरी फिगर्स बता दो। डिपार्टमेंट बी में मटेरियल वाई 12,000 इंटू करें आप लोग, करके खत्म कर, मैं फिर लिखता हूँ 12,000 इंटू 25, 3600 आवर्स इंटू 65, सॉरी 3600 आवर्स इंटू 150 लेबर का। करें वाइंड अप, आपके सामने है फिगर्स। वो जो एलोकेशन के लिए हमें रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती है, इट इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन प्रोडक्ट्स आर नॉट सोल्ड एट सेपरेट अ पॉइंट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से जरा रिक्वेस्ट है कि अगर डिपार्टमेंट बी के खर्चे का सम बता दो। बेटा प्लीज ये फिगर्स तो सॉल्व करें, सही सॉल्व करें, क्या होगी? इनके फिगर सॉल्व करना भी इशू है सर। 12,000 इंटू 25 बनना था 300,000, 36,000, 3600 सॉरी 3600 इंटू लेबर का रेट पता है इंटू 150, तो ये कितना बना 540। वेरिएबल ओवरहेड्स 65 पर लेबर आवर, ये 234 and 3600 into 50, 180,000, so 300,000 and etc. is equal to 12,54,000। ठीक है सर, सबका ठीक है? अपनी काइंडली बड़ा फिगर से फाइनल करें, ये कैलकुलेशन ही कहाँ कहाँ पहुंच गई, 2,22,00,000 तक पहुंची। 1,254,000 ओके जी, करें जी फाइनल। 1,254,000। अगर आपने सीड्स बना के बेचना है तो क्या इट इज अंडरस्टूड के पहले पोलन्स को बनाएंगे? ये शायद उसी तरह हो रहा है। जरा एक सेकंड मेरा रुको, यहाँ एक रिवाइज करा जरा, क्वेश्चन नंबर 3 निकाला जरा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो जो गेम एक चली थी कि सी से जी बनना है, कुछ मिलती जुलती सी सिचुएशन बन रही है। तो व्हाट वाज सी, किसकी वर्किंग नंबर 2 निकालें, अब बात हो रही है जरा सही तरह फाइनल करना। वहां शायद हमें कुछ वर्किंग्स करनी पड़ी, फिगर्स और प्लस प्लस करनी पड़ी, यहाँ शायद थोड़ा शॉर्ट वे में हो गया क्योंकि क्वेश्चन में डाटा था। इसकी वर्किंग नंबर 2 या 3 जो थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी, कहां से शुरू किया था हमने? सी से, तो सी कंज्यूम्ड फाइंड आउट हुआ, इसमें क्या ऐड हुआ? डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स का मतलब क्या है? फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा जमा हुआ। हाँ वहां एक बाय प्रोडक्ट भी थी, वो यहाँ नहीं है। तो सी का खर्चा एज इट इज उठाया पहले हमने, और उसमें फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा प्लस करके हम जी तक पहुंच गए। और यहाँ मैंने क्या किया, व्हाट इज 3,240,000? पोलन बनाने तक का खर्चा रादर देन सी, यहाँ पोलन बनाने तक का खर्चा ये था, और पोलन से सीड्स बनाने का फर्दर खर्चा जो वहाँ लेबर ओवरहेड्स के नाम से लगा दिया था, यहाँ वो हमने कैलकुलेट कर लिया 1,254,000। ठीक है, ओके। That is finally cost of goods manufactured of seeds. This one,
फिगर क्या है बता 44 लाख 44,94,000। The online student finally okay please. जी ग्रॉस प्रॉफिट तक फिर एक और बहुत बड़ा चैलेंजिंग सवाल मुझे एक्सपेक्टेड है। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है 20,94,000 GDA सेलिंग एक्सपेंसेस। मेरा तो ख्याल है सेलिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। यही सर नहीं, मेरा तो ख्याल है सेलिंग एक्सपेंसेस पहले लेस हो चुके हैं, डबल हो जाएंगे। ये तो बात आई होप के फाइनल है। तो मेरा दूसरा ख्याल गौर से सुना, मेरा ख्याल है कि सेलिंग एक्सपेंसेस अब लेते हुए आमलन और सीड्स के सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस करके लिखेंगे। सर जी क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वैसे ही करवाई है, पोलन बनाने का खर्चा जमा फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा सीड्स में, तो मैंने भी यही अभी कहा कि सेलिंग का खर्चा पोलन का और सीड्स का खर्चा प्लस करना। क्या मेरे अलावा ये बात किसी के ज़हन में तो नहीं आई? क्या अगर हम सीड्स बेचेंगे तो सीड्स बेचेंगे तो पोलन नहीं बेचेंगे? अगर हम सीड्स बेचेंगे तो फिर पोलन तो नहीं बेचेंगे। लेकिन ये क्लियर कर लें कि अगर सीड्स बनाएंगे तो इवन देन पहले पोलन बनाएंगे। सीड्स को बनाने के लिए तो पोलन बनाने पड़ेंगे, लेकिन क्या ये तो नहीं कि सीड्स भी बेच देंगे और पोलन भी बेच देंगे, बल्कि पहले सर पोलन भी बेच देंगे और फिर सीड्स भी बेच देंगे। तो किस किस के खर्चे से उठाऊं या सिर्फ किसके उठाऊं? इस केस में अब सिर्फ किसका खर्चा रेलिवेंट रह जाएगा? ओके प्लीज, व्हाट इज द आंसर फाइनली, व्हाट इज द फिगर फाइनली? सॉरी 180। नहीं, आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये जो मैंने चंद बातें बीच में कॉन्शियस की आप लोगों से पूछने की भी कोशिश की है और जानबूझ के गलत भी बताइए, इन बातों में क्लैरिटी है सबको? ये फाइनली नेट प्रॉफिट निकालना 1914,444। ये ऑनलाइन स्टूडेंट का क्वेश्चन यहाँ पर एक कंक्लूजन बनती है सर, एग्जामिनर ने से आपसे एडवाइस ली है, तो आपकी क्या फाइनली एक सेंटेंस लिखें अंग्रेजी नहीं नहीं मतलब आवाज सुनेगा नहीं, अंग्रेजी में बताना है एग्जामिनर, लिख के पहुंचानी आवाज, डिफरेंस लेना उसमें थोड़ा सा वर्किंग करें कि कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट वी कैन जनरेट, वी शुड प्रोड्यूस, क्या एक सेंटेंस अंग्रेजी में बनाना, वी शुड सेल seeds instead of pollen as we can generate डेफिनेटली ये वर्ड्स मेरे अंग्रेजी में मैच करने कोई जरूरी नहीं मतलब आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब मैं तो सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। We should sell seeds instead of pollen as we can generate an extra profit of rupees 14,28,000। अब इसकी एक वर्किंग लिखना बैठेंगे 194 minus 486। ये आप कोई क्वेश्चंस अगर थे आपके जहन में या आप सॉल्व करते प्रॉब्लम आएंगे रिजॉल्व हो गई सारी, कोई ऐसी चीज तो नहीं रहेगी जो अनएड्रेस्ड है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोगों ने ट्राई किया था, ये अरसलान साहब हम ऐसे ही रैशनल डिसीजन ले सकते हैं बेटा। आप जिन चक्रों में पड़ गए हैं, अगर आप कंसंट्रेशन से सोचें, हमें पर केजी प्राइस दी है, तो पर केजी प्राइस की बेस पे ये वर्किंग है। आप अगर रैशनली काइंड सोचें तो इसमें बताएं प्रॉब्लम क्या है। अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 निकाल ना जी। असलान साहब, अगर आप रैशनली प्रॉब्लम अगर आपके जहन में कोई आ रही है तो बता दें क्या है। तो वाई हम प्रोसेस करेंगे उससे भी वो भी हमारे केजीज में कन्वर्ट हो रहा है, और सी से केजी फाइनली 125 पे बिक रहे हैं। आप बताएं उसमें क्या रैशनली इरेशनली प्रॉब्लम आ रही है। ये खाली साहब इस तरह के बेटा क्वेश्चंस डेफिनेटली तभी होंगे अगर आप कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे माय डियर। लॉस नॉर्मल है तो देयरफॉर उसकी जो भी कॉस्ट है वो रिमेनिंग यूनिट्स में ही अब्सॉर्ब होनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मायूस को ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का निकालें, वो कंसंट्रेशन नहीं माय डियर जो होनी चाहिए। एक मिनट जरा, क्वेश्चन नंबर 3 पे हमने वापस आना जरा, और रजिस्टर का जरा एक नया पेज निकाल लें, और टाइम बहुत ज्यादा भी है जितना मुझे चाहिए। आने दें, आ रहा है आगे, सबसे छोड़ रहा है। पैकिंग कॉस्ट क्या होती है वो मैं खुद बताऊंगा जब भाई। जिस तरीके से आपने उसे सेलिंग एक्सपेंस बना दिया, इस तरह तो रॉ मटेरियल भी सेलिंग एक्सपेंस, वो भी बेचने के लिए हो रहा। वो ठंडे दिल से सोच लेंगे वो क्या है। और जिस तरीके से आपने उसे सेलिंग एक्सपेंस बनाया है, वो फिर रॉ मटेरियल भी सेलिंग एक्सपेंस है, लेबर भी है, ओवरहेड्स भी है, फिर तो सब कुछ सेलिंग एक्सपेंस ही है। लेकिन वो क्या है वो भी सोच लेंगे। ये रियल सवाल आपने क्वेश्चन नंबर 3 सामने रखना है, और क्वेश्चन नंबर 3 सामने रख के रजिस्टर का क्या पेज निकालना। हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, इसको याद है हमने सॉल्व किया था। तो इसमें जरा इसकी डायग्राम जरा एक बार रजिस्टर में से देख के जरा नया पेज पे सी से वी में जब हम जा रहे थे, डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू। सी से जब हम वी में जा रहे थे, सॉरी सी से जी तक जा रहे थे, तो 1,28,000 केजीज की प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई थी, 1,28,000 केजीज, और उसकी प्रोसेसिंग के रिजल्ट में 96,000 केजी जी के बने थे, और 8,000 केजीज वी के बने थे। दोबारा कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक दफा कर लें। 24,000 केजीज गायब है। सॉल्व करें जरा। 128 माइनस 128,000 माइनस 96 माइनस 8,000, 24,000 केजीज की हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हमने इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से इसे क्या अज्यूम किया कि इसे इग्नोर कर दें, इसकी रिकवरी वैल्यू थी नहीं, कॉस्ट आनी नहीं, रिकवरी वैल्यू थी नहीं। देयरफॉर हमने जो खर्चा हुआ था फाइनली 96,000 केजीज पे इसलिए एलोकेट कर दिया था क्योंकि वो जो 8,000 थी वो भी बाय प्रोडक्ट थी, उसकी रिकवरी वैल्यू लेस कर दी। इतना याद आ गया। लेकिन बड़ा इसी क्वेश्चन में अब मैं जब चंद सिनेरियोज बदलने लगा कि अगर हमें बताया गया होता कि कुछ लॉस एक्सपेक्टेड है और लॉस उससे ज्यादा हो गया होता, तो देन हम फिर क्या करते। तो पहले मैं इसी क्वेश्चन को बेस बना के, मेरे नजदीक एक अच्छा सवाल है, लेंथी सा भी है, काफी सारी फिगर्स हैं, इसी क्वेश्चन को जरा बेस बना के एक सिनेरियो क्रिएट करने लगा। तो नया रजिस्टर का पेज करेंगे, उसके बाद फिर हम चला और क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें नॉर्मल अब नॉर्मल लॉसेस, बाय प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट, ये सारी मिक्स होते हैं। तो मैं कहना भी चाहता हूँ, एक लाइन लिखें क्वेश्चन के स्टार्ट, सॉरी रजिस्टर के एक नए पेज पे स्टार्ट हो। सेम क्वेश्चन नंबर 3, except suppose loss of 10%
was expected while converting C into Z. सारा क्वेश्चन वही, सारी फिगर्स वही, एक्सेप्ट ओनली क्या अज्यूम करने लगे हैं किसकी कन्वर्जन में, किस में कन्वर्जन में कितना लॉस एक्सपेक्टेड था। सी को जी में कन्वर्ट करने में सपोज 10% लॉस एक्सपेक्टेड था, क्या फर्क पड़ता है, अपना क्वेश्चन सामने रखें। इंस्टेनिंग सर्कमस्टांसेस में ए और बी की स्टोरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोडक्ट्स के नाम बता देंगे। सी के 134,000 केजीज 6,000 केजीज मत बनाए, मैं बताता हूँ कहाँ बनाओ ये। और 128,000 केजीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी इस assumption से। ओके यहाँ पर लेकिन फिर क्या, फिर जब 128,000 केजीज की फर्दर प्रोसेसिंग हुई तो इस फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में क्या 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 बन गया। जी के 96,000 केजीज में मेरी इस बहस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या पड़ता है, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता हूँ। 8,000 केजीज बाय प्रोडक्ट पे कोई चेंज नहीं में करा अकॉर्डिंग टू डेटा। फर्क क्या पड़ रहा है, कैलकुलेटर उठाना। कितने परसेंट लॉस अब एक्सपेक्टेड था, सपोज 10%। किसका 10%, तो 128 लिखें, 128,000 128,000 इंटू 10%, बिल्कुल सिंपल सी फिगर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अगर ये लॉस एक्सपेक्टेड था 12,800 केजी तो इसका नाम क्या बन गया, नॉर्मल। ओके लेकिन क्या फिर और भी अभी लॉस है, तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस दी हो तो फिर तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि लॉस इतना एक्सपेक्टेड था, और लॉस अगर उससे ज्यादा हो जाए तो फिर उसको क्या कहेंगे, अब नॉर्मल लॉस। तो चेक करें जरा, क्या इस 10% से ज्यादा लॉस बनता है, सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। अब तो अक्सर हमें नॉर्मल लॉस की परसेंटेजेस दी होंगी तो हम उसको यूज करके नॉर्मल लॉस का एक्सपेक्टेड फाइंड आउट कर लेंगे, और बैलेंसिंग फिगर इफ एनी इज अब नॉर्मल लॉस। तो सॉल्व करने का क्या कैलकुलेटर अलाउड है सर। 11,200 को मैंने एबनॉर्मल लॉस का नाम क्यों दे दिया, हमें अब सब कुछ पता चल गया। 96,000 केजीज बने हैं, 8,000 बाय प्रोडक्ट के थे, नॉर्मल लॉस फिर इतना एक्सपेक्टेड था, फिर भी अगर फर्क है तो बैलेंसिंग फिगर विल बी अज्यूम्ड एज एबनॉर्मल लॉस। अब ये डायग्राम जल्दी से बना, सही डायग्राम बना, एटलीस्ट डायग्राम बना।
ये सर बना लिया है। बनाने के बाद बुक का पेज नंबर 21 निकालो। जिन बच्चों के पास अभी तक नहीं है, आपके पास जो बड़ा PDF शेयर हुआ हुआ है इस चैप्टर का, उसमें पेज नंबर 12 है। जो मैंने अभी आपके सामने बात रखी है, ये जो मैंने एक सिनेरियो आपके सामने बनाया, इसकी एक सारी वर्किंग आपको पेज नंबर 21 पे मिलेगी। इवन ये जो डायग्राम भी मैंने आपके सामने बनाई है, तो ये काइंडली जरा होमवर्क, लेकिन इसमें फिर जो चेंज आया, आपने कोशिश की है नॉर्मल लॉस की डिस्कशन की थी, उसको अगर रिवाइज करके इसे ट्राई किया जाए तो इसमें बड़े आराम से आपसे हो जाना है। लेकिन डेफिनेटली जहाँ इसमें चेंज आना है वो इंशाल्लाह फिर मैं मंडे को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो काइंडली एक सिनेरियो इस पेज पे करो, पेज नंबर 21 पे बी सिनेरियो पर लिखा हुआ अप टू 10% ऑफ रिपोर्ट मिल गया। और सॉरी, ये जिनके पास नोट्स हैं उनके पास पेज नंबर 13 है। सॉरी, ये पेज नंबर 13 वाला एक असल में इसके पिछले पेज पे भी सिनेरियो है, लेकिन वो सिनेरियो फिर बाद में सही। फिलहाल कौन सा कह रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को खासतौर पर कह रहा हूँ। पेज नंबर नहीं, बुक का पेज नंबर 21 है। और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक नहीं है वो जरा कंडी जरा 20 सिनेरियो ढूंढेंगे तो देख लीजिएगा 12 या 13 पे होगा। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात मंडे को होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी। मंडे को है तो छुट्टी, लेकिन इंशाल्लाह मुलाकात होगी, कॉलेज में मुलाकात होगी। वैसे छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, बाकी सेशन ऑफ है, लेकिन इंशाल्लाह नॉर्मल मुलाकात होगी मंडे को। वैसे है